So welcome back to the next lecture of macroeconomics series. So जैसा आप सब लोगों को पता है हमारा 10+2 लेक्चर इकोनॉमी की जो सीरीज है, ठीक है, वो कंटिन्यू है जेके पीएससी, ठीक है, जिसमें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की प्लेलिस्ट जो है वो कंटिन्यू जो है वो पैरेलल हमारी चल रही हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 6 लेक्चर्स जो हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, अदरवाइज चैनल पे जाके विजिट करें, आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। वो वीडियोस जो है प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप वो सारी जो है लेक्चर्स भी देखें। उसी के साथ ये वाला जो हमारा ये वाली जो प्लेलिस्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसका आज 3rd लेक्चर है। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं एक चीज़ अभी से आपको बता दूं कि लेक्चर के एंड में, जैसे कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे, मैंने एमसीक्यूज जो हैं टॉपिक के वो भी ऐड किए हैं। तो मेक श्योर आप जो है लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, तो आप 3rd लेक्चर पे आए होंगे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें, उसके बाद 3rd लेक्चर पे प्रोसीड करें, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो सिस्टमेटिकली समझाई गई है और इस तरह से अरेंज की है मैंने। ये जो पूरे नोट्स हैं, पीपीटी है, कि आपको बेसिक से शुरू किया जाए तभी आपको चीज़ें समझ आए। जैसे कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो नेशनल इनकम के ऊपर है, ठीक है, नेशनल इनकम के ऊपर है। और कल जो हमारा लेक्चर हुआ था, लेक्चर सेकंड, वो हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो थे वो देखे थे। जैसे क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में या क्या चीज़ें नहीं होंगी। जैसे फैक्टर इनकम क्या है, वो आज आज भी हम देखेंगे, ठीक है। या कल हमने देखा कि डोमेस्टिक या नेशनल इनकम्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने नेशनल इनकम वाले कंसेप्ट में कल देखी। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे और 3rd लेक्चर पे आ गए हैं डायरेक्टली, तो पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और आपको पता है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस होगा इसके अंदर एडिशंस होंगी। अभी तक लेक्चर आपके 10+2 का सिलेबस नहीं आया, तो हमारे पास में पुराना सिलेबस है 10+2 लेक्चर का, एज वेल एज हमारे पास जो सिलेबस है कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। दोनों ही सिलेबस जो है उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनल इनकम जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका वो टॉपिक बन जाता है जब आप क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये कंसर्न थी कि नेशनल इनकम जो है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड हो गई, तो समझो नेशनल इनकम से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ठीक है। नेशनल इनकम से क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो नेशनल इनकम ना पढ़ें। नेशनल इनकम ना पढ़ के जाना मतलब आपका 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मिस हो सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। जब हम बिल्कुल ऐसे एग्जाम्स की बात करते हैं जो बिल्कुल सब्जेक्ट बेस्ड हैं, जैसे 10+2 लेक्चर आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा, यूजीसी नेट हो, सेट हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा, तो फिर क्वेश्चंस की वैरायटीज जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं, जिसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक होंगे वो टच होते हैं, ठीक है। उस तरह से हम जो है इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो में ही ये चीज़ देखी होगी कि हमने बोला था हम माइक्रो हो मैक्रो हो, इनका कोई भी कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली उसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम उसी मॉडल के बेस पे जो है अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि हमारा जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा एक ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स जो हैं स्टूडेंट्स के काम की वो मैंने अपलोड की हैं, और हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी है, जहाँ पे ये जो एमसीक्यूज हैं इनके जो आंसर्स हैं वो मैं अपलोड वहाँ पे करूँगा, ठीक है, या करता हूँ मैं पहले भी। तो इस वीडियो के एंड में जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे उसके स्क्रीनशॉट्स जो भी होंगे आंसर्स के, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर, और अब हमने प्रोसीड किया है नेशनल इनकम की तरफ। यहाँ देखें हमने कुछ क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस किए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर से आए हुए थे, ठीक है। नाउ, और कल वाला जो लेक्चर यानी जो सेकंड लेक्चर हुआ था हमारा, वो नेशनल इनकम और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से हमने शुरू करा था,
ये आपके सामने है उसकी पीपीटीज आपको श्योरली अवेलेबल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल होंगी। इसके लिए कोई चार्जेस जो है मैं हर बार अपने चाहे हैंडमेड नोट्स हों या पीपीटीज हों, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। इस बार भी श्योरली मिलेंगे, बट मिलेंगे जब ये लेक्चर सीरीज खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद ही मैं ये कंपाइल करके कंप्लीट पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो ये कल के लेक्चर का मटेरियल आप देख रहे हैं, जो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स जो हैं हमने वो देखी, ठीक है। कैपिटल गुड हो या कंजम्पशन गुड हो या कुछ। और यहाँ पे कल का लेक्चर हमने जो है अपना कंक्लूड किया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पे। और आज जो है हमें यहीं से शुरू करना है कि नेशनल इनकम के कंसेप्ट को जो है वो समझना है। यानी आज हम बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे नेशनल इनकम के कंसेप्ट में। और आज के लेक्चर के बाद नेशनल इनकम का एक टॉपिक जो है वो बच जाएगा, जो कि है मेथड्स, ठीक है। जो क्या रहेगा, मेथड्स टू मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स, 3 मेथड्स हैं हमारे पास में, आप सब लोगों को पता है। ये वाला टॉपिक जो है आज कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हम जो कवर करेंगे वो ऑलरेडी ही काफ़ी सिलेबस है। जैसे कि नेशनल इनकम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है, तभी तो आप, जब आपको फ़र्क पता होगा तभी आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी को आप डिफरेंशिएट कब कर पाएंगे, जब आपको दिस सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। दिस वन जो सेकंड नंबर है वो क्लियर होगा। नाउ ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, थर्ड नंबर। जब आपको ये क्लियर होगा देन ओनली आप जो है किस टॉपिक से किस टॉपिक की क्लियरिटी पाएंगे, जो कि है आपका एनडीपी एंड जीडीपी, ठीक है। एनडीपी एंड जीडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, only when you cleared with this particular topic, that is थर्ड नंबर, ठीक है। तो तीसरे नंबर वाला टॉपिक है ग्रॉस एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप ये कर लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, जो कि आज हम कवर करेंगे, उसके बाद ही आप जो है इन चीज़ों को समझ पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो लेक्चर्स की स्पीड है, ठीक है, आपके पास में आपके यूट्यूब पे आपके पास में ऑप्शन होगा। आपको अगर ये लेक्चर स्लो लगे, क्योंकि मैं कुछ लेक्चर स्पीड में लेता हूँ, कुछ स्लोली जो है मैं पढ़ाता हूँ, वो अपने लेक्चर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो कम से कम या ज़्यादा जो है जिस तरह से आपको लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ टॉपिक, that is domestic product at market and factor cost. Now you have GDP at market price and also you have GDP at factor cost, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह से लिखे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब आप फोर्थ टॉपिक पढ़ लेंगे देन ओनली जो है आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम मीन्स दिस ऑल एग्रीमेंट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, जीडीपी, या फिर इसके अलावा एनएनपी, या इसके अलावा और तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्रीगेट्स, ठीक है। क्या, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैं एट द एंड जो है आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, कि वैसे तो कुछ एमसीक्यूज जो है वो मैंने ऐड किए हुए हैं, बट कि किस एग्रीगेट को, जैसे जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी, किस एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। किस फाइनल एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे रिस्पॉन्स जो है कमेंट्स में किए, तो आप कमेंट्स में इस तरह के रिस्पॉन्स जो है वो किया करें, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है आपका नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जो कि करंट लेक्चर में आज ही हम कवर करेंगे। एंड एट द एंड जो है आप देखेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी काफ़ी है किसी नेशन की वेलफेयर को जानने के लिए? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या सिर्फ जीडीपी निकाल लेने से, सिर्फ जीडीपी पता होने से या नेशनल इनकम पता होने से हम ये बोल सकते हैं कि किसी देश का वेलफेयर या किसी नेशन का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जिसको कि हम लिमिटेशंस ऑफ
नेशनल इनकम या लिमिटेशन ऑफ जीडीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आज का जो है वो सब्जेक्ट मैटर रहेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ये हमने कल भी पढ़ा था कि आखिर नेशनल इनकम होती क्या है। तो क्या है, सम टोटल है किसका, फैक्टर्स की इनकम का। मैंने यहाँ पे कल आपको थोड़ा सा बताया था कि फैक्टर्स की इनकम। अब फैक्टर कौन है, जो भी काम कर रहा है। लाइकवाइज लेबर एक फैक्टर है। तो लेबर जो है वो किन किन सोर्सेज से इनकम कमा रही है, उन सब सोर्सेज को हम पता जब करके उनकी इनकम को कलेक्ट करते हैं तो उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। आगे देखें, अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अर्नड बाय नॉर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है, दो टर्म्स यहाँ पे आएंगी। नॉर्मल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है हमारा, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या है हमारा अकाउंटिंग ईयर है। इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड में जितनी भी इनकम्स फैक्टर्स ने अर्न की, उन सब की जो मोनेटरी वैल्यू है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वे टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम्स ओनली। फर्स्ट थिंग, फैक्टर्स की इनकम को इंक्लूड करता है। सेकंड, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। नाउ हमको सबसे पहले पढ़ना है ये फैक्टर इनकम क्या होती है और ये नॉर्मल रेसिस्टेंस जो है ये क्या है कंट्री के, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो यू हैव फैक्टर इनकम्स ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर इनकम्स क्या है, फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या है, पेमेंट है जो कौन करता है, जो कौन करता है, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे कि फर्म या फिर इंडस्ट्री, या फिर इंडस्ट्री। कौन करता है, या तो फर्म या तो इंडस्ट्री क्या करती है, पेमेंट्स जो करती है किनको, फैक्टर्स को, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स इनकम। अब एक फर्म कितने फैक्टर्स को पेमेंट करता है, मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से 4 फैक्टर्स को ये पेमेंट करता है, ठीक है। लैंड, लेबर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। इन 4 फैक्टर्स को जब एक प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी एक इंडस्ट्री जब पेमेंट करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर्स इनकम। क्योंकि वो क्या है, वो इंडस्ट्री के लिए तो पेमेंट है बट फैक्टर्स के लिए उनकी इनकम है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी और भी चीजें क्लियर होगी। टू द हाउस होल्ड, करता है किसको है ये, हाउस होल्ड्स को, यानी जो कि ऑनर्स हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। ये जो लेबर है, ठीक है, बाकी 3 को इग्नोर कर दें आप फिलहाल। ये जो लेबर है ये क्या है, हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स हैं, उनके अंदर जो लेबर रहती है, उन्होंने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उन्होंने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले में जो उन्हें पेमेंट मिली, उससे बोलते हैं फैक्टर की इनकम। अब किस किस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं अपनी इनकम्स को अर्न करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट वन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, जैसे कि रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज अ एम्प्लॉय ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट। आप किसी जगह पे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, किसी भी तरह के हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट हैं, आप एम्प्लॉय हैं और उसके बदले में आप इनकम ले रहे हैं, उसे बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड वन, रेंट, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब आगे दूसरे पॉइंट पे, लैंड पे, ठीक है, आपकी जमीन है, हाउस होल्ड की जमीन है। हाउस होल्ड से सिंपल मतलब जो इंसान, जो लोग एक घर में रह रहे हैं वो हाउस होल्ड, जो कि फैक्टर्स हैं, जो कि लेबर है बेसिकली, ठीक है। अब उनमें से किसी ने, वो खुद काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो खुद जाके अपनी सर्विस नहीं दे रहा, बल्कि क्या कर रहा है, अपनी जमीन उसने रेंट पे दे रखी है, उसको वहां से इनकम आ रही है, ठीक है, एज अ रेंट, ठीक है। हमने, मेरी कोई जमीन है, आपकी कोई जमीन है, आपने उसको आगे रेंट पे दे दिया, उससे भी तो कोई इनकम आ रही होगी, ठीक है, वो भी किस में इंक्लूड होगी, फैक्टर इनकम। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब क्या हुआ, कैपिटल किसी भी तरह की हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल हो सकती है, ठीक है,
फिजिकल हो सकती है और ह्यूमन कैपिटल हो सकती है, ठीक है, फिजिकल भी हो सकती है और ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है, या इसमें मनी भी हो सकती है। अब वही हाउस होल्ड अगेन, ठीक है, उन्होंने इस बार क्या किया, ना तो अपनी लैंड दी, ना ही खुद जाके सर्विस दी, उनके पास में जो कैपिटल थी, कैपिटल इन द सेंस उनके पास में कोई मनी थी, उन्होंने वो दे दी किसी को, ठीक, किसको, जो कि प्रोडक्शन कर रहा है उस पर्सन को वो दी, और उसके बदले में लिया उससे इंटरेस्ट, तो वो भी तो एक इनकम है, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करे, वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपनी यूज करके खुद ही प्रोडक्शन प्रोसेस करवाए, ठीक है, यानी इन तीनों फैक्टर से सर्विसेज ले, और उसके बदले में उसे जो प्रॉफिट मिले वो भी तो इनकम का सोर्स है, वो भी तो फैक्टर इनकम का सोर्स है। तो इन चार वेज से आप इन चारों चीजों को याद रखना, क्योंकि यही चीजें जो है ना, अब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम पढ़ेंगे, तो उसमें यही फैक्टर्स की इनकम्स आपको काम आएंगी, ठीक है। तो यानी जो कंपनसेशन मिलती है उसे एज अ एम्प्लॉय, जब वो खुद फिजिकली जाके कोई काम कर रहा है, पहली चीज। दूसरी, वो खुद नहीं जा रहा, उसने अपनी कोई जमीन रेंट पे दे दी, किराए पे दे दी, उसके बदले में उसे जो इनकम आ रही है। तीसरा, उसने ना जमीन दी ना वो खुद गया, उसने अपने पैसे, अपनी कैपिटल या अपनी कोई एसेट जो है वो दे दी, उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर, वो भी उसकी इनकम है। अदरवाइज ऐसा हो कि क्या हो, इन तीनों चीजों को मैनेज वो खुद कर रहा हो, वो खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, अब एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपनी यूज करके प्रोडक्शन करे, तो उसे जो वो प्रॉफिट मिले वो क्या है, वो भी एक इनकम का सोर्स है। तो ये सब किस में इंक्लूड होगा, फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब ये जो नेशनल इनकम्स होती है ना, जो हम पढ़ रहे हैं करंटली, ये क्या होती हैं, ये सम टोटल होती हैं। सम टोटल मतलब ये समीशन करते हैं ना इस तरह से, समीशन, सम टोटल होती है किसका, इन्हीं फैक्टर्स की इनकम का, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स की इनकम को जब हम सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हम कहाँ पे निकल के आते हैं, हमारे पास में क्या होता है, नेशनल इनकम। अब एक चीज लिखी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं अभी बताऊंगा। आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज दीज आर नॉट अर्नड एज रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। अब ये जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, ये ऐसी इनकम्स होती हैं जो वन साइडेड होती हैं। क्या होती हैं जी, वन साइडेड होती हैं। सपोज दैट आपको कोई स्कॉलरशिप मिली, ठीक है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली, आपको कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, ठीक है, आपको कोई ओल्ड एज पेंशन मिली, अंडरस्टूड। तो इस तरह की चीजें जिसके लिए आपने कोई सर्विस, यहां पे देखो, फैक्टर सर्विस नहीं दी, आपको सिर्फ वो फ्री में चीज मिल गई, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम्स। और ऐसी इनकम्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, बिकॉज वो फैक्टर इनकम में नहीं आ रही, क्योंकि उसके लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। जब आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपकी सर्विस से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब तक कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड कैसे हो सकती है, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम, आप आगे जाके देखेंगे, ये जो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो एक साल में एक नेशन के अंदर पूरी प्रोडक्शन हो रही है, उसे हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये प्रोडक्शन करेगा कौन, सिर्फ ये चार फैक्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनको हम बोलते हैं FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडरस्टूड। और जो ट्रांसफर इनकम्स है, ये किसी फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपको नहीं मिली, बल्कि वन साइडेड पेमेंट है। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नाउ अब है हमारे पास में सेकंड कंसेप्ट। यहाँ पे देखा ना आपने, हमने दो चीजें पढ़ी, एक फैक्टर इनकम की बात की, दूसरा नॉर्मल रेसिस्टेंट की बात की, ठीक है। अब हमारे पास में फैक्टर इनकम हमने कंप्लीट करा, अब हमारे पास में है नॉर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है और नॉन रेसिस्टेंस ऑफ इंडिया क्या होता है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और नेशनल इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को, तो हमें ये कंसेप्ट काम आएगा। यहाँ पे जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो
वेस्ट या आपको ऐसा नहीं कहीं भी लगेगा कि वो आपके काम नहीं आएगी किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट आपको काम आएंगे, ठीक है। नाउ नॉर्मल रेसिस्टेंस जो है वो कंट्री का या इंडिया का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, और ये जो चीजें इंक्लूड हो रही है ना, ये आपको काम पता है कब आएंगे, जब आपको इनमें से कोई एमसीक्यू आएगा या आप मेथड्स पढ़ रहे होंगे किसके, नेशनल इनकम के। उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा जब आपके सामने इनकम्स लिखी होंगी, क्या लिखी होंगी, इनकम्स लिखी होंगी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। मान के चलो कि यहाँ पे एक इनकम्स का सोर्स आपको आ गया, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है। इसकी इनकम क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, तब आपको ये कंसेप्ट पड़ा हुआ काम आएगा। फिर जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे नेशनल इनकम को, तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कुछ चीजें ऐसी भी ऐड कर देते हैं जो कि ऐड करने वाली नहीं होती, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियन की इनकम्स होती हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरह की चीजों को समझने के लिए आपके लिए ये कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से देखें। नॉर्मल रेसिस्टेंस ऑफ इंडिया कौन से हैं, कौन से हैं, इंडियंस जो वर्किंग हैं कहाँ पे, फॉरेन एम्बेसीज जो कि सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसी फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में है, उनके अंदर जो इंडियन काम कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल रेसिस्टेंस है। इसके अपोजिट नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियन कौन है, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा या जापान। जो इंडियन एम्बेसीज हैं, चाहे वो बाहर हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर हैं, उनमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, एम्बेसीज तो इंडियन की हैं, लेकिन इंडिया के बाहर की एम्बेसीज हैं और बाहर के फॉरेनर उसमें काम कर रहे हैं, वो इंडिया के रेसिस्टेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का की कोई ब्रांच इंडिया में है, तो उसके अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो इंडियन नॉर्मल रेसिस्टेंस है। बट एट द सेम टाइम फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में तो है, बट इसमें काम कौन कर रहा है, फॉरेनर्स कर रहे हैं, ना कि इंडियंस कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन रेसिस्टेंस ऑफ इंडिया। नाउ थर्ड, लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। अब ऑफिस कोई है आईएमएफ का, वो इंडिया में है और उसमें इंडियन के लोकल लोग काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेसिस्टेंस है। लेकिन वहीं पे कोई जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, आईएमएफ का ऑफिस तो इंडिया में है, बट उसमें काम कौन कर रहा है, कोई जर्मन जर्मन है, वो वर्किंग कर रहा है एज अ डायरेक्टर, तो ये नॉर्मल रेसिस्टेंस इंडिया का नहीं है, नॉन रेसिस्टेंस। एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक तो इंडिया के अंदर है, ठीक है, एम्बेसडर। दूसरा, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कोई बाहर से एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है। हाँ, इंडिया का जो एम्बेसडर है, चाहे वो किसी भी जगह दुनिया में है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉरेनर सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज फॉर स्टडीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी फॉरेन सिटीजन्स, ठीक है, फॉरेन सिटीजन्स जो इंडिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, वो इंडियन का नॉर्मल रेसिस्टेंस है। बट वहीं पे कोई फार्मर टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिस्टेंस नहीं है। अब लास्ट वाली लाइंस को ध्यान से सुनना। नेशनल इनकम्स इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंट्री। यही चीज मैंने आपको समझाई। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, दिस साइड्स, इनकम फ्रॉम दिस साइड्स, नॉट फ्रॉम दिस साइड्स, ठीक है। जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनकी इनकम्स इंक्लूड होंगी किसमें, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स इवन व्हेन दे हैपन टू बी सिटीजन ऑफ ओवर कंट्री, चाहे वो हमारी ही कंट्री के सिटीजन हैं बट वो नॉन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते, जब बल्कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हमारी कंट्री के सिटीजन हैं, तो भी उनकी इनकम्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में क्या, नॉर्मल रेसिस्टेंस और नॉन रेसिस्टेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ अब हमारे पास में डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे आपने देखा
कि ये चीज आपको किस चीज को डिफरेंशिएट करने में काम आएगी, जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये डी जो है और ये एन जो है ये आपका डोमेस्टिक और नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि डोमेस्टिक का कंसेप्ट क्या है और नेशनल का कंसेप्ट क्या है, तब तक आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सो इसको ध्यान से समझेंगे एट द मैक्रो लेवल, ठीक है, मैक्रो लेवल पे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है, फिर से सुन लो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, मैक्रो लेवल पे एग्रीगेट लेवल पे इनकम्स देखते हैं, ठीक है, एक पर्सन की नहीं देखते, सबकी देखते हैं, पूरे डोमेस्टिक पूरे नेशन की देखते हैं। नाउ एट मैक्रो लेवल द कंसेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड नेशनल कंसेप्ट, ठीक है, डोमेस्टिकली भी और नेशनली भी हम इसे यूज करते हैं। व्हेन यूज्ड एज डोमेस्टिक कंसेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, जब डोमेस्टिकली देखते हैं तो डोमेस्टिक इनकम, व्हेन यूज्ड एज नेशनल कंसेप्ट we called it national income. Both domestic and national income include four basic elements of factor income. चार बेसिक एलिमेंट्स जो हम पढ़ के आ चुके हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, बट देर इज अ डिफरेंस। वो क्या है, जो डोमेस्टिक इनकम है वो सम टोटल है इनकम का, जो कि है कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री के अंदर, लाइक इंडिया के अंदर, ठीक है, नो मैटर हु जनरेटेड इट, नॉर्मल और नॉन नॉर्मल रेसिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे एक्चुअल चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर इन चार सोर्सेज से, लाइक एम्प्लॉय की कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से जो भी इनकम जनरेट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अभी तक इसको हमने नेशनल इनकम नहीं बोला, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम नहीं बोला हमने, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने अभी बोला यहाँ पे कि नॉन रेसिडेंस की इनकम को तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते, तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने इसको क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब देखो नेशनल इनकम क्या है, is the sum total of factor incomes like compensation of employees, rent, interest, profit earned by normal residents of a country, no matter where it is generated within domestic territory or outside। इस पॉइंट पे फोकस करो। जब बात की नेशनल इनकम की तो हमने बोला हमें परवाह नहीं, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, वो कंट्री के अंदर हो रही है या आउटसाइड हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है, हमारा नॉर्मल रेसिस्टेंट। इसमें नॉन नॉर्मल, इसमें नॉन रेसिस्टेंस भी था, इसमें सिर्फ रेसिस्टेंस है। सिंपल एग्जांपल से, रेसिस्टेंस हमारे इंडिया का है, गया हुआ वो कहीं भी हो, कहीं भी आउटसाइड में गया हो, वहां पे जो इनकम्स अर्न करेगा वो इनकम्स अर्न करके वापस हमारी कंट्री में लाएगा, वापस कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, तो वो इंक्लूड होगी हमारे नेशनल इनकम में। बट कोई नॉन रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक में काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ काम करने के बाद वो वहां से, यहाँ से ली हुई अर्निंग्स को लेके कहाँ जाएगा, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड चला जाएगा। इसलिए डोमेस्टिक कंसेप्ट में हम इसको रखते तो हैं, बट अभी तक उसे हमने नेशनल इनकम डिक्लेयर नहीं किया, वो डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि वो कमा तो हमारी कंट्री में रहा है, लेकिन जब हम उसकी काउंटिंग करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, तो हम आप बाद में देखेंगे फॉर्मूला में कि हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे अपनी नेशनल इनकम से, कि जो इनकम्स बाहर गई, ठीक है, और जो इनकम्स आई उनको हम क्या बोलते हैं, जो इनकम्स बाहर चली गई इंडिया से और जो इंडिया के अंदर आई उसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, यही बोलते हैं ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके साथ में नेट लगा है, नेट लगा है मतलब जो इनकम्स आई, यानी इसको आप लिख सकते हैं, जो इनकम्स, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, इसको हम लिखेंगे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यानी जो इनकम्स आई और जो इनकम्स गई उन दोनों का,
उन दोनों का जो हमारे पास में क्या है, कंक्लूजन है, कंक्लूड है, जिसको हमने कंक्लूड किया, उन दोनों को माइनस करने के बाद में हमारे पास जो आया वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कुछ हमारे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और हमें वहां से पैसा भेज रहे हैं, और कुछ बाहर के लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और पैसा कमा के यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमेशा याद रखना, यही कंसेप्ट है डोमेस्टिक और नेशनल का। यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे सीधा आप, ये देखें, नेशनल इनकम में से जब आप माइनस कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास में बचेगी क्या, डोमेस्टिक इनकम। और इसी का अपोजिट, अगर डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके पास में क्या बनेगा, नेशनल इनकम। ठीक है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें जोड़ना है, और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इससे माइनस करना है। अंडरस्टूड, यही चीज जो है यहाँ पे वो लिखी गई है। ठीक है, अब एक चीज जो और मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें कंसेप्ट समझने के लिए, कि जो डोमेस्टिक इनकम हम बोल रहे हैं और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। जब कभी लिखा हो जीडीपी तो मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, या कभी लिखा हो इनकम, बेसिकली नेशनल इनकम जब आप पढ़ रहे हैं उस केस में इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम और प्रोडक्ट एक ही है। क्यों, दिस टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल प्रोडक्शंस इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स। क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट बना है, ये किसके किसकी हेल्प से बना है, किसकी मदद से बना है, फैक्टर की इनकम, फैक्टर की वजह से बना है। और उस फैक्टर को आपने वो प्रोडक्ट बनाने के बदले में क्या दी है, इनकम। तो अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन फैक्टर्स की इनकम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बेसिकली क्या है, उस फैक्टर का, उस फैक्टर की जो उस प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है। लाइकवाइज ये जो पेन है, इसे बनाने में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा किसी का। इस पेन की जो प्राइस है, लाइकवाइज 60 रुपीज अगर इसकी प्राइस है, तो इस 60 रुपीज को बनाने के लिए जो लेबर लगी उसने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एज अ फैक्टर इनकम लिया होगा, उसी की इनकम रिफ्लेक्ट होके इसका प्राइस बना है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन में कॉस्ट यूज हुई है, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट यूज हुई है, वही प्राइस डिसाइड करेगी किसी भी चीज का। इसलिए जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो डोमेस्टिक इनकम के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे कहीं इनकम दिखे या प्रोडक्शन जो या प्रोडक्ट दिखे तो वो एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। नाउ यू हैव नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस जैसे आपने बोला, मैंने आपको लिखाया ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस जी और इस एन का क्या डिफरेंस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस और नेट में जिस चीज का डिफरेंस है वो है डेप्रीसिएशन। वो क्या है, डेप्रीसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सपोज दैट आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी कोई प्रोड्यूसिंग फर्म है, उसके अंदर कोई मशीन है, ठीक है, जो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लगाई हुई है, जिसका आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपने वो मशीन लगाई, फर्स्ट डे लगाई, ठीक है, फर्स्ट डे लगाई, तो वो बिल्कुल ठीक थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपके 5 मंथ हुए या 1 ईयर हुआ, उस मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मशीन है, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेयर एंड टीयर्स। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर्स यानी जो उसके अंदर खराबियां होंगी चलने की वजह से, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, और उस चीज के ऊपर उसको आप ठीक भी करवाएंगे, उस चीज के ऊपर जो आपका स्पेंडिंग हो रही है, जो आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन। समझ आ गया।
जो भी मशीन में जो उसकी रनिंग कास्ट है, ठीक है, जो उसको चलाने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, रनिंग कास्ट नहीं, सॉरी रनिंग कास्ट नहीं होगी, जो उसकी फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन है, ठीक है, रनिंग कास्ट अलग चीज है, रनिंग कास्ट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो उस फिक्स्ड कैपिटल की, जब वो उसका डेली यूज होगा, कुछ टाइम के बाद उसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर्स आएंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको जब आप ठीक करवाने के लिए उसके ऊपर जो स्पेंडिंग्स कर रहे हैं उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब जब आपके पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपके पास में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और उसमें आप प्लस करवा देंगे डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास में क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैं क्यों लिख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको दिया गया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आपको बोला जाएगा इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपके पास में ऑप्शन होंगे ए बी सी एंड डी। आपके पास में किसी जगह भी आपको डेप्रिसिएशन अगर दिखेगा तो आप बताएंगे कि हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट जो है हमारे पास में बचेगा, ठीक है। ये चीज मैं एक्चुअल में आपको समझाना चाहता था। तो ये एक और कंसेप्ट हुआ ग्रॉस और नेट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो है हमारे पास, वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट का, ठीक है। वैसे मैंने शुरू में बताया, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, यानी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी है, अभी समझ आ जाएगा। फैक्टर कास्ट मतलब जब तक आप कोई चीज जो बना रहे थे उसके ऊपर सिर्फ फैक्टर की कॉस्ट लगी थी, फैक्टर की कॉस्ट लगी थी। मैं इसको एक बार इरेज कर लूं यहाँ पे, ठीक है। जब आप किसी चीज को बना रहे थे, ये तो इस पे जो कास्ट लगी थी वो सिर्फ फैक्टर कास्ट लगी थी, वो सिर्फ फैक्टर कास्ट लगी थी। यानी फैक्टर कास्ट कहाँ पे लगेगी, सोच के देखें, फैक्टर कास्ट कहाँ पे लगेगी। फैक्टर कास्ट लगेगी ऑफ कोर्स फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने जो प्रोडक्शन की जो चीज बनाई वो आपकी फैक्ट्री के अंदर ही रखी हुई है, उसके ऊपर सिर्फ फैक्टर की कॉस्ट लगी है। फैक्ट्री कॉस्ट लगी है मतलब जो फैक्टर्स आपने उसे बनाने के लिए यूज किए थे उन्हीं का पैसा आपने पे किया है अभी तक, उसके ऊपर फैक्टर कॉस्ट ही अभी तक लगी है। अभी तक वो फैक्ट्री से चल के मार्केट तक नहीं गई चीज, ठीक है। जो भी चीज आपने बनाई वो अभी फैक्ट्री में ही पड़ी है और फैक्टर कास्ट ही उस पे लगी है। लेकिन आपने उससे सेल कहाँ करना है, ऑफ कोर्स मार्केट में जाके करना है, उसे मार्केट में भेजेंगे आप। जब ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया फैक्ट्री से आप ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, मार्केट तक लेके जाएंगे, इन बिटवीन जो एरिया है, इन बिटवीन जो क्या है, एरिया है, इन बिटवीन जो आपका पाथ है, जर्नी है, उसमें आपको कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, उसको उसमें आपको कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे। किसको, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्सेस लगाएगी, जिन टैक्सेस को हम कभी कभी एक्साइज ड्यूटीज भी बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्सेस भी बोलते थे, और आज के टाइम पे ज्यादातर हम इन्हें क्या बोलते हैं, जीएसटी। क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो फैक्ट्री से लेके सामान जो प्रोडक्शन हुई है मार्केट तक ले जाने का सफर जो है उसके बीच में कुछ टैक्सेस लगेंगे। यही टैक्सेस रोल प्ले करते हैं किसमें, आपकी ये जो आप देख रहे हैं एमपी एंड एफसी में। मतलब जब फैक्टर का, जब आप जीडीपी निकाल रहे हैं एफसी में, तो मतलब आपने अभी तक उसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया, और जब मार्केट प्राइस में कर रहे हैं तो मतलब उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड है। अब समझो इसमें और भी अभी चीजें बाकी हैं। अब क्या हुआ, अब इसमें एक चीज और है कि जब तक आप फैक्ट्री में सामान रखे हुए हैं, फैक्टर कास्ट है, तो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका प्राइस भी कम होगा, है नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपकी कास्ट अभी कम लगी है। और जब मार्केट तक लेके जाओगे तो आपने उसके ऊपर टैक्स भी पे किया और इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। फिर क्या होता है
कि गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस ही नहीं लगाती, इस पे कुछ सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडीज क्यों? कि इन टैक्सेस से डिस्करेज होके, इन टैक्सेस से निराश होके, इन टैक्सेस से अपसेट होके कहीं प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन ही बंद ना कर दे, इसलिए कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट उनको देती है। ऑफ कोर्स देगी, ठीक है, सब्सिडीज देती होगी। अब जब आप इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कन्वर्ट करके जीएसटी बनाया गया था, ठीक है। टैक्सेशन जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। और डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। तो जब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया, मतलब एज अ प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर हो, आपसे जो पैसा लिया उसमें से माइनस कर देंगे। गवर्नमेंट ने आपको कुछ बेनिफिट भी तो दिए। क्या बेनिफिट दिए? सब्सिडीज दी ना, सब्सिडीज, बेनिफिट भी दिए। जब इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NIT। अंडरस्टूड? NIT। तो जीडीपी जो MP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें इंक्लूड होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फैक्ट्री से सामान मार्केट में गया तो टैक्सेस इंक्लूड हो गए। और FC में क्या होता है? माइनस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अंडरस्टूड मेरी चीज? ये जो मैंने समझाया होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पे आगे क्लैरिफाई करके भी लिखा हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस से जब सब्सिडीज को माइनस किया जाए, ठीक है। और ग्रॉस, यहाँ पे क्या लिखा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ग्रॉस है या नेट है, जब वो मार्केट प्राइस में है तो उसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। लेक्चर काफी लेंथी हो गया। अब हमारे पास में एक टॉपिक बचा है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है? जीडीपी, जीडीपी एट MP, जीडीपी एट FC, NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट फैक्टर कास्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कास्ट, NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कास्ट। सारी चीजें मतलब जितनी भी पढ़ी उनका कंक्लूजन करना है, हमने एग्रीगेट करना है। इतना सा काम हमारा रह गया नेशनल इनकम का। और एक लास्ट टॉपिक, नॉमिनल और रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है, और उसके बाद एट द एंड कि क्यों, व्हाट जीडीपी इज नॉट, जीडीपी से क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है वो हमने देख लिया। जीडीपी क्या है, क्या इसकी साइंस है, क्या इसकी केमिस्ट्री है, सब पढ़ा। लेकिन क्यों जीडीपी फिर भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है वेलफेयर के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथड्स भी इसके इंक्लूड कर दें। लेक्चर लेंथी हो गया इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बोरिंग लगने लग जाएगा। नहीं तो मैं आज ही जो है इसके एग्रीगेट्स भी आपको पढ़ा देता। बट होपफुली मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी चीज़ हो मुझे पूछनी हो, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल्स के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में है, मेरे से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, आज के लेक्चर के मैं MCQ आपको बता देता हूँ। ये आपके साथ में 3 MCQ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ें और इसके आंसर कमेंट में बताएं क्या इसके आंसर होंगे। और इसके राइट आंसर जो है मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपलोड करूंगा, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इन तीनों के आंसर आप हमें कमेंट में भी बताएं। डिस्कशन इनके ऊपर या तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अपकमिंग लेक्चर्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को इससे ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम शेयर भी करें। थैंक यू।